प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स विभिन्न जिलों में बच्चों का मार्क्स अच्छा आए इसके लिए मॉक टेस्ट लिया गया था। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आपके लिए ये अर्धवार्षिक परीक्षा SA1 परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इसको एक नज़र देख लेना है। 4 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, आर्ट्स हो, साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रॉबिन्स हो जाएगा और यहाँ पर बी में आ जाएगा एडम स्मिथ। बी का ऑप्शन क्या होगा, एडम स्मिथ। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। सबको याद रखना है। तो धन का विज्ञान एडम स्मिथ के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। माइक्रो का अर्थ होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो आपका इकोनॉमिक्स में ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको विभाजन जो या सबसे पहले प्रयोग जो किया वो रैगनर फ्रिश ने किया। यहाँ पर विभाजन भी पूछ देता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का विभाजन किसने किया, या फिर इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रैगनर फ्रिश हो जाएगा। अगला है, कैसे उत्पादन किया जाए, इसका संबंध किससे है। कैसे मतलब आप कौन तकनीक से उत्पादन करना चाहेंगे। यदि आप उत्पादन करें श्रम प्रधान तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान में आदमी ज़्यादा काम करेगा, पूंजी में मशीन ज़्यादा काम करेगा। तो हम उसी तकनीक का प्रयोग करेंगे जिसमें लागत से कम लगे। तो यहाँ पर है कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब हम कौन तकनीक से उत्पादन करेंगे। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्पादन की तकनीक का चुनाव से संबंधित है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब पहला रोटी खाएं तो आपको 2 उपयोगिता मिला, दूसरा रोटी खाएं तो 3 उपयोगिता मिला, अगला रोटी खाएं तो 1 उपयोगिता। सबको जोड़ दीजिए, वही आपका कुल उपयोगिता हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु एक प्रयोग की दशा में उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्त है। तो इसमें शर्त है mu बराबर P। ये शर्त जो है वो आपका मार्शल के द्वारा दिया गया। ये चित्र को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये है आपका सीमांत उपयोगिता की रेखा, ये है आपका मूल्य का रेखा। जहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ कट रहा है, मतलब यहाँ बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अंधिमान वक्र का सिद्धांत किसने दिया। तो अंधिमान वक्र का सिद्धांत जो है हिग्स तथा एलेन ने दिया था। गिफिन पदार्थों की मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। गिफिन पदार्थों में मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये मांग वक्र है, इसको मांग वक्र का अपवाद भी बोला जाता है बच्चों। इसमें मांग का नियम नहीं काम करता। मांग का नियम कहता है कि मूल्य जब गिरता है तो मांग बढ़ता है, और मूल्य जब बढ़ता है तो मांग घटता है। लेकिन गिफिन पदार्थ में क्या है कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग भी घटेगा, मतलब उल्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसको मांग का अपवाद कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि गिफिन पदार्थों की मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अगला है, प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण दे। तो प्रतिस्थापन वस्तु मतलब होता है एक की जगह हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी ले लिए, कॉफ़ी नहीं मिला तो चाय ले लिए। तो ये क्या हुआ, प्रतिस्थापन वस्तु हुआ। वहीं कलम और जो स्याही है वो पूरक वस्तु है, मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा। अगर पेन में स्याही नहीं रहेगा तो पेन का कोई उपयोग नहीं है। तो ये क्या हुआ, पूरक वस्तु हुआ। और चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापक वस्तु हुआ। मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू होता है, तो मांग का वस्तु जो है वो समान वस्तु पर लागू होता है। घटिया वस्तु किसको कहते हैं, गिफिन वस्तु को हम लोग घटिया वस्तु कहते हैं। तो इस पर मांग का नियम नहीं लागू होता है, ये समान वस्तु पर लागू होता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो सभी हैं। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, सभी। मांग की लोच बताता है कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाता है। लेकिन कितना घटता बढ़ता है उस दर को मांग की लोच बताता है।
कुल लागत टीसी का सूत्र क्या है? तो कुल लागत टीसी का सूत्र ये दोनों है। यदि पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर हो तो पूर्ति की लोच कितनी होगी? तो पूर्ति y अक्ष के समानांतर मतलब इस तरह, तो यहाँ पूर्ति की लोच आपका शून्य हो जाएगी। मतलब मूल्य बढ़ने से पूर्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मूल्य बढ़े चाहे घटे। त्याग किए गए उत्तम विकल्प की लागत कौन सी लागत कहलाती है? तो वो अवसर लागत कहलाती है। वस्तु के एक इकाई बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जहां वस्तु की एक इकाई का जहां अंतर आ गया वहां हम लोग कहेंगे सीमांत आगम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीमांत आगम। किस प्रकार का बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक होती है। मतलब बाजार में जो मूल्य निर्धारित हो गया उसी मूल्य पर सभी फर्म अपना वस्तु को बेचेगा। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म की संतुलन का एक शर्त क्या है? तो एक शर्त है MR बराबर MC, और दूसरा शर्त क्या है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो पहला शर्त है MR बराबर MC, और दूसरा शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। अगला है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो ये लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो तीनों विधि से किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो संचार। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो ये सभी, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ ये सब है, तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो हार्ले विदर्स के अनुसार है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है बच्चों, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मुद्रा का कार्य है तो ये सभी काम है मुद्रा का। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है। जनता का बैंक कौन है? तो जनता जिससे लेन देन करती है वो हमारा है व्यापारिक बैंक, इसको हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं। केंद्रीय बैंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे सरकार लेन देन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जिससे हम लोग आप लेन देन नहीं कर सकते, मेरा खाता उसमें है नहीं, तो इससे सरकार लेन देन करता है, इसलिए जनता का बैंक नहीं है। जनता का बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य है? तो उपर्युक्त सभी काम है। मतलब नोट बनाना सरकार का बैंक है, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। देश में कागजी नोटों को कौन जारी करता है? तो केंद्रीय बैंक जारी करता है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को लोग वित्तीय वर्ष मानते हैं। बजट की अवधि क्या होती है? तो वार्षिक। एक वित्तीय वर्ष ही बजट का अवधि होता है, इसलिए हम लोग उसको वार्षिक बोलेंगे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर, यहाँ आप लिखा गया है, आयकर और उपहार कर दोनों को। तो बच्चों ये थे 32 महत्वपूर्ण SA1 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जरूर एक नज़र देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।